नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जामनगर में 1448 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सोनी योजना जलाशय से लाखों हेक्टेयर खेतों में हो रही है सिंचाई। कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार कर रही है काम। हरियाणा के किसान अपने खेत में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके पराली का करें प्रबंधन। कृषि विभाग द्वारा 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जा रहा है प्रोत्साहन। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसान योजना का उठा सकते हैं लाभ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि बारिश से फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। कहा, खेती के साथ साथ किसान को करना चाहिए व्यापार। सरकार की सभी नीतियां बनाई गई हैं किसानों के हित में। देश के कई राज्यों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की दी चेतावनी। किसानों को आशंका, भारी बारिश से फसलों को होगा नुकसान। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के जामनगर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने 1460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जल आपूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें कालावड़, जामनगर, तालुका, मोरबी, मालिया, जोड़िया समूह की कालावत ग्रुप ऑगमेंटेशन जल आपूर्ति योजना, लालपुर बाईपास जंक्शन फ्लाईओवर ब्रिज, हापा मार्केट यार्ड रेलवे क्रॉसिंग और सीवर संग्रह पाइपलाइन तथा पंपिंग स्टेशन का नवीनीकरण शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैंने सोनी योजना को लॉन्च किया था तब राजकोट के सभागृह के अंदर उस समय विरोध करने वालों को मजा नहीं आया। उस समय विरोध करने वालों ने कहा था कि सोनी योजना तो मुश्किल है। तब मैंने कहा था कि इतनी बड़ी पाइपलाइन लगाई जाएगी कि उसमें मारुति कार में बैठकर आप सैर कर सकें, और आज पाइप लगी और सोनी योजना से जलाशय भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाइपलाइन के द्वारा जामनगर, दारिका, राजकोट, पोरबंदर के लाखों लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। कोरोना काल में भी हमने पहली चिंता देश के गरीबों की थी। हमने निर्णय लिया कि किसी गरीब के घर में चूल्हा ना जले, ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। सरकार ने गरीब के घर में मुफ्त में राशन पहुंचाकर इस देश के 80 करोड़ लोगों को एक भी टाइम भूखा नहीं रहने दिया, और अपने यहाँ तो अन्न का एक दाना खाया हो तो कोई आशीर्वाद देना भूलता नहीं, और मुझे देश के 80 करोड़ लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर तक चलने वाली है और किसी भी संकट के समय में गरीब के घर में चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। हरियाणा का रुख करेंगे। किसान अपने खेत में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके पराली का प्रबंधन करें। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ऐसे सभी किसान जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को सलेशर, चॉपर, रोटावेटर जैसी मशीनों का प्रयोग करके या सुपर सीडर, जीरो टिलेज ड्रिल का प्रयोग करके फानों में सीधी बिजाई करने वाले किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग करके पराली की गांठ बनाने वाले किसान भी योजना का लाभ ले सकते हैं। सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि अगर धान के अवशेषों को मिट्टी में मिलाया जाए और फिर गेहूं की फसल की बिजाई की जाए तो फसल की शुरू की बढ़वार में लगभग 30% नाइट्रोजन और 40% सल्फर एवं फास्फोरस की पूर्ति जमीन से ही फसल को प्राप्त हो जाएगी। साथ ही भूमि की नमी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी। सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार ने बताया कि 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि पाने के लिए किसानों को खेत की लोकेशन सहित मशीनों का प्रयोग करते हुए फोटो लेकर पूर्ण जानकारी सहित वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर पर अपलोड करवाना होगा। किसान पर्यावरण और धरती की उर्वर शक्ति को बचाने के लिए इस मुहिम में अपना पूर्ण योगदान दें ताकि अगली पीढ़ी के लिए शुद्ध जलवायु तथा मिट्टी को सौंपा जा सके। सरकार तो कहती है इससे पोल्यूट होता है, हम भी मानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं। तो मुश्किल ये है कि मेरा 1 एकड़ के करीब पहले है, तो इसका जो है कोई संविधान जो सरकार ने नहीं दिया। सरकार कहती, हमारी मांग थी कि ये कोई हमारे पराली को गालने के लिए
कोई हमें मुआवजा वगैरह दे। तो जहाँ इसको जो मशीन इन्होंने हैप्पी सीटर देने का किया था तो वो भी अभी तक नहीं मिली है। तो हमारी बेबसी है, हम क्या करेंगे, इसको गला नहीं सकते हैं, इसको कहीं हम साम नहीं सकते हैंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें जो है मुश्किल आती है, इसको अगली जो फसल की बुआई करनी होती है उसमें बहुत दिक्कत। तो हमारी मजबूरी है, बेबसी है, हमें जी इसको जलाना पड़ता है। किसान भाई 2000 या 3000 रुपए लेकर इनके लिए कोई मामूली चीज है, लेकिन हाँ पराली एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पराली का जलाना एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है पिछले कुछ सालों से। और क्योंकि जैसे इन्होंने कहा अक्टूबर और नवंबर के 3rd वीक तक, अक्टूबर के स्टार्टिंग से और नवंबर के 2nd या 3rd वीक तक जब ये पराली जलाई जाती है तो प्रदूषण जो है बहुत खराब हो जाता है और पोल्यूशन, एयर पार्टिकल पोल्यूशन बहुत सारा हो जाता है। तो इसके पराली को मेरे ख्याल से इसके संधान के लिए कई तरीके हैं। एक सिंगल अप्रोच से तो ये सुलझाया नहीं जा सकता, इसके काफी अलग अलग अगर हम इसको अप्रोच लें, सॉल्यूशंस लें तो ज्यादा सही रहेगा। सबसे पहले तो ये कि जहां पर भी जिस एरिया, पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो लेट सोइंग राइस डालते हैं, पैडी डालते हैं, वहां पर इनको विंडो बहुत कम दिया जाता है, तो वहां इन सीटू गलाना ही सही रहेगा। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इनकी कटाई जो है सितंबर के महीने में शुरू हो जाती है, तो वहां पर इनका विंडो सोइंग, वीट सोइंग के लिए काफी समय है। वहां पर ये पराली या तो गला भी सकते हैं या फिर इसको जो है ब्रिक्स के तौर पे या फीड ब्लॉक्स बना के या फिर पराली को जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज हो सकता है। जहाँ जहाँ एनर्जी, कई जगह गवर्नमेंट ने एनर्जी के प्लांट्स भी लगाए हैं जहाँ पर पराली को यूज करा जा सकता है। लेकिन इन सब काम के लिए अगर हम सिर्फ किसान भाई को ही हम अगर इसको जिम्मेदार ठहराएं तो वो हो नहीं पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट का हेल्प और अगर कोई इंडस्ट्री, कंपनी वाले आगे आकर मिलजुल कर इसको करें तभी ये पराली की समस्या जो है वो सुलझाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने सोमवार को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि बारिश से फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ किसानों को व्यापार भी करना चाहिए। किसानों को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जिससे कि बिचौलियों को लाभ नहीं बल्कि किसानों को इसका लाभ मिले। इस अवसर पर 10 किसान व 24 कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। शाही ने कहा कि सरकार की सभी नीतियां किसानों के हित को देखते हुए बनाई गई हैं। भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली बुलाने की घोषणा की है। अखिल भारतीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में सरकार से भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि कृषि आदानों से जीएसटी समाप्त किया जाए और मुद्रास्फीति वृद्धि के अनुपात में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए। भारतीय किसान संघ ने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की भी मांग की है। उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। एक किसान का उत्पादन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। किसान सम्मान निधि गत 3.5 साल से दे रहे, उसके लिए तो भारतीय किसान संघ स्वागत किया है। किसान संघ ने वो मुद्दा रखा भी है। ये भी किसानों का सम्मान निधि बढ़ाने का भी मुद्दा इसमें रखा है। वो दैविक खेती करता है, वो तो फर्टिलाइजर खरीदते ही नहीं। हम प्रधानमंत्री से लेकर सब बोल रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड का उत्पादन बढ़ावा करना है। उसके लिए तो एक कदम है, एक किसान को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मालिकाना हक मिला है और गांवों का मूल्य संवर्धन भी हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की ओर इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव आत्मनिर्भर होंगे। कृषि मंत्री पटेल सोमवार को सतना जिले के चित्रकूट में आयोजित ग्रामोदय मेला शरद उत्सव में क्रेता विक्रेता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय
ऋषि नानाजी ने मनुष्य के जीवन को सार्थक करने का मूल मंत्र दिया है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की अवधारणा और नानाजी की प्रेरणा से देश आत्मनिर्भरता और खुशहाल भारत की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े स्वामित्व की योजना लागू कर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। गांवों के विकास और किसानों के कल्याण की सबसे बड़ी योजना है। गांव के लोगों को पुश्तैनी मिल्कियत का दस्तावेजी मालिकाना हक प्रदान किया है। स्वामित्व योजना से अब किसानों और ग्रामीण बेरोजगारों को कृषि के अलावा अन्य काम धंधों के लिए बैंक का ऋण भी मिल जाएगा। गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद रहे, तो लगातार हो रही बारिश से मौसम भी ठंडा हो गया है। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के कई हिस्सों में कई दिनों की बारिश से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। जगह जगह जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। साथ ही बरसात ने कुछ जगहों पर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कई दिन से बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई जिलों में जलजमाव की स्थिति बन गई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोग बारिश से उपजी स्थिति की वजह से परेशान नजर आए। बारिश को देखते हुए सोमवार को राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। जिन जिलों में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा गया उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। कुछ मार्गों पर पानी भर जाने से लखनऊ शहर में यातायात प्रभावित हुआ। पड़ोस के अयोध्या में भी लगातार भारी बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बलरामपुर में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। कानपुर में भी भारी बरसात ने जीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। लोगों को बारिश की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है। रामपुर में बेमौसम भारी बरसात से किसान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बारिश से सब सड़ गया है साहब, इसमें क्या चीज है? देखो सारा पराल बना पड़ा, बिल्कुल नाच में सड़े ना रही है, बदबू आ रही है। ये देखिए आप। मौसम की मार दिल्ली के किसानों पर भी पड़ी है। ज्यादा बारिश की वजह से नजफगढ़ इलाके में धान की फसल को नुकसान हुआ है। पूरी तरह से फसल बर्बाद कर दी है इस बेमौसम की बारिश ने। पूरा ये आपके पीछे देख लो, जल डमरू हो रहा है, सब कुछ ये दिख रहा है। ये सब ये फसल बर्बाद होगी, सब लोटे पड़े हैं। धान जो पानी है धानों के ऊपर, वो जो दाना है वो खराब हो जाएगा। इस बीच बिहार के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार नोरू चक्रवात के असर से ये बारिश हो रही है। पटना में जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। उधर राज्य के गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी में भी भारी बारिश हुई। बारिश के कारण गंडक नदी उफान पर है। इस बीच राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 6 जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और पूर्णिया में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मैदान में बारिश का जोर है तो पहाड़ पर बर्फबारी का सिलसिला तेज हो गया है। उत्तराखंड के चमोली स्थित श्री हेमकुंड साहब में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लगातार हिमपात हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने आवास और निर्माण हो रहे आवास ने मध्य प्रदेश के एक और आकांक्षी जिले गुना में गरीबों के चेहरे पर खुशी ला दी है। गुना के गादेर गांव से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक घर अपना भी हो, ये तो हम सभी का सपना होता है, लेकिन इसे साकार कर रही है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना। अब तक झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रह रहे इन ग्रामीण ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके अपने घर का सपना पूरा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के शुरू होने के बाद इनका सपना पूरा हुआ है। अपने पक्के मकान में आकर ये लोग अपने जीवन स्तर में सुधार महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें ये मकान अलर्ट हुआ था, जिसकी 2 किस्तें बखूबी डल चुकी हैं और तीसरी किस्त का हम इंतजार कर रहे हैं। हम पहले कच्चे मकानों में रहते थे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कच्चे मकान से पक्के मकान में आने की प्रेरणा दी है। हमें मिले एक 25,000 की और एक 40 और एक 2 कम 50 की। मोदी जी ने बहुत बढ़िया सुविधा करी है। कच्चे मकान में से पक्के मकान में आ गए साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। गौरव हो रहा है मुझे अपने आप।
मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले में शामिल गुना जिले में साल 2016 से 2022 तक लगभग 51,911 पीएम आवास पूरी तरह बन चुके हैं, जिनमें लाभार्थी निवास कर रहे हैं। गुना के आकांक्षी जिला होने के चलते यहाँ योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के निवासियों को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को गुजरात की राजकोट, सेमी और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ, जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में भारी उछाल देखने को मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 18,600 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 19,100 रुपए पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 10 अक्टूबर को जीरा 21,250 रुपए पर बिका। इसी तरह सेमी मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव था 21,000 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 21,000 रुपए पर बना रहा। वही बात राजस्थान की करें तो यहाँ की जोधपुर मंडी में 8 अक्टूबर को जीरे का भाव रहा 20,950 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 20,950 रुपए पर बरकरार रहा। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। वहीं बात जीरे की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे। वहीं कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात इसकी आवक की करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 8 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,240 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,250 रुपए पर। राज्य की महोबा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 अक्टूबर को मसूर का भाव था 5,950 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदे 20 रुपए लुढ़ककर 5,930 रुपए पर हुए। वहीं मिर्जापुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। 8 और 10 अक्टूबर को यहां मसूर 7,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह मुजफ्फरनगर मंडी में 8 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 7,540 रुपए। 10 अक्टूबर को उसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,540 रुपए पर बना रहा। देश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 अक्टूबर को मसूर का भाव रहा 5,930 रुपए। राज्य की ही नीमच मंडी में मसूर 5,800 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी।
और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में खीरे की तोड़ाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत से खरपतवार निकालें, टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मटर की तोड़ाई कर लें। मटर के खेत से घास फूस निकालें। यहाँ सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें, सेब की तोड़ाई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान मक्के के खेत में निराई और गोड़ाई कर लें। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई करें। अभी उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। ये समय पालक की बुआई के लिए उपयुक्त है। हिमाचल में पत्ता गोभी की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश में आलू की बुआई करें। इसके साथ ही तोरई की बुआई कर सकते हैं। तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी धान की कटाई कर लें। किसान अरहर के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय तिल की कटाई करें। उत्तर प्रदेश में मक्के की कटाई का समय उपयुक्त है। किसान नींबू की रोपाई कर लें। यहाँ सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई करें। उत्तर प्रदेश में मूंग में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह उड़द में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ अन्य खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट जिले के जामकंड्रोना में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गुजरात का आत्मविश्वास चरम पर है। यहाँ विकास जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा में तकनीक और प्रतिभा को महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तकनीक मददगार साबित हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने केंद्र सरकार को देश के अगले चीफ जस्टिस के लिए नाम की सिफारिश भेज दी है। यूयू ललित ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम केंद्र सरकार के पास भेजा है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी अधिकारियों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है। ईडी ने
CMO में उप सचिव सौम्या चौरसिया और रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के घर पर भी छापा मारा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी संगठनों को फंडिंग दे रहे कई लोगों के खिलाफ NIA ने अपना अभियान जारी रखा है। इस सिलसिले में मंगलवार को एक बार फिर NIA की विभिन्न टीमों ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। ये छापे जम्मू संभाग में जिला राजौरी, पुंछ जम्मू के अलावा कश्मीर संभाग में श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और बांदीपुरा में चल रही हैं। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।